नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। मणिपुर से पब्लिक इंटरेस्ट के इस स्पेशल शो में आपका स्वागत है। मणिपुर हिंसा का मुद्दा आज देश की संसद में गूंजा। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से तीखे सवाल किए। सवाल तो हमने भी किए, लेकिन ग्राउंड पर मणिपुर की जनता का मैसेज इस शो के जरिए पूरे देश को सुनाना है, नेताओं तक, सरकार तक, हर हाल में पहुंचाना है। इसलिए जो मैंने आपसे वादा किया था, मैं मणिपुर के गांव-गांव तक लोगों की तकलीफ और हाल जानने के लिए जा रहा हूं। पहले आपसे मणिपुर हिंसा के रूट कॉज पर बात करनी है। मैं 3 दिन से मणिपुर में हूं। कुकी और मैती समुदाय के लोगों से बात की, एक्सपर्ट को भी सुना। सुनकर क्या लगा? सुनकर लगा कि नफरत की ये खाई एक दिन में तैयार नहीं हुई। इसमें एक पौधे का बहुत बड़ा रोल है। सॉलिड इन्वेस्टिगेशन में मणिपुर को सुलगाने का पूरा सच। मणिपुर को लेकर संसद में आज गर्मागर्म बहस हुई। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पक्ष और विपक्ष में तकरार दिखी। सवाल है, जनता चाहती क्या है? जनता की सरकार से उम्मीद क्या है? जनता की मांग क्या है? मणिपुर की जनता ने हमारे जरिए प्रधानमंत्री के लिए कुछ संदेश भेजे हैं। आज के एक्सक्लूसिव में मणिपुर के दिल की बात होगी। सिग्नेचर स्टोरी में आज बीजिंग ब्रिगेड की बढ़ती बेचैनी की बात होगी। दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग हब कहलाने वाला चीन तरक्की के ग्राफ में पिछड़ रहा है। इकोनॉमी गिर गई, मगर पर्दे के पीछे से जिनपिंग ने अपने न्यूक्लियर आर्मी के कमांडर को बदल दिया। चीन में ये बदलाव क्या इशारा करते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। सनी देओल की गदर याद है ना आपको? 11 मार्च को गदर 2 रिलीज हो रही है। इसमें सनी देओल तारा सिंह के रोल में नजर आएंगे और अमीषा पटेल सकीना के किरदार में दिखेंगी। लेकिन फिल्म से पहले पाकिस्तान की एक सकीना सुर्खियों में है। आजादी के 75 साल बाद सकीना अपने भाई से मिलने के लिए श्री करतारपुर साहिब पहुंची। बी पॉजिटिव स्टोरी में पाकिस्तानी बहन और हिंदुस्तानी भाई के प्यार की एक बड़ी शानदार स्टोरी आपको दिखानी है। पब्लिक इंटरेस्ट में सबसे पहले मणिपुर में टकराव के नए एपिसेंटर की बात करनी है। आज मैं विष्णुपुर में था। यह इलाका इस वक्त कुकी और मैती समुदाय के बीच बफर जोन है। यहां मैं पहाड़ियों की तरफ ऊपर जब पहुंचा तो एक धार्मिक स्थल नजर आया। थोड़ा और आगे बढ़ा तो मंजर देखकर दंग रह गया। 5 अगस्त को इस इलाके में हिंसा हुई थी। दोनों समुदाय ने एक दूसरे पर गोलियां चलाई थी, शेल चले थे और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए फोर्स को आना पड़ा था। अब तक एक दूसरे पर इंसान ही गोलियां चला रहे थे, लेकिन इस बार ये धार्मिक स्थल भी नफरत का अखाड़ा बन गया। 5 अगस्त को इसी जगह पर ऐसी हिंसा होनी थी कि एक बार फिर दहल जाता पूरा मणिपुर, क्योंकि 25 गाड़ियों में सवार होकर, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में सवार होकर कुछ लोग आए और वो इस तरफ जाना चाहते थे, इस पहाड़ी इलाके की तरफ। वो लोग कौन थे किसी को नहीं पता, हथियारबंद थे, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में थे, लेकिन सेना उनके रास्ते में आ गई और ये जो वो बफर जोन है, सेना ने इसको रोका और इस इलाके तब आम तौर पर कोई नहीं आता है। ये इलाका क्वाफ्टा का वो कुतुब मस्जिद का इलाका है जो हिल को और प्लेन को डिवाइड करता है। तो सेना ने उन गाड़ियों को जब यहाँ रोका, उसके बाद यहाँ पर जबरदस्त फायरिंग हुई। ये उसी फायरिंग का वीडियो आप देख रहे हैं। मैं अफगानिस्तान, इराक कहाँ नहीं गया, कहाँ वॉर जोन को मैंने कवर नहीं किया, लेकिन इस तरह की गोलियां, इस तरह की भगदड़, इस तरह के लोग जहां पर आ जा रहे हो वहां पर फायरिंग, इस बात का अंदाजा लगा नहीं सकता। ना मैंने ऐसा देखा था जो यहाँ हो रहा है। इस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप ये समझिए कि ये फायरिंग की रेंज में है। वहां से जो गोलियां आती हैं वो सब गोलियां यहाँ तक आती हैं, चाहे वो खंभों में लगी हैं, चाहे वो मोटार शेल वहां तक गिरे हैं। और ये सारा वीडियो यहाँ का उस दिन का आप देख रहे हैं तस्वीर पर। सुबह वक्त था तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे का और उस वक्त सेना को ये लगा कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुँच रहे हैं और ये कोई बड़ी घटना यहाँ अंजाम हो सकती है, बड़ी हिंसक वारदात हो सकती है। और उसके बाद यहाँ पर उन गाड़ियों को रोका गया। ये वो जोन है। काफ़ी हमें 2 दिन लग गए इस जगह का पता लगाने के लिए। अब यहाँ आर्मी की गाड़ियाँ लगी हुई हैं। उस तरफ आप देख सकते हैं सेना का पक्का मोर्चा, उस बिल्डिंग पर
5 अगस्त की घटना के बाद इस मोर्चे को और मजबूत किया गया है और स्ट्रेंथन किया गया है। बाहर बोरियां लगाई गई हैं अगर फायरिंग होती है तो मस्जिद के बाहर में इसीलिए आया हूं क्योंकि इसकी छत पर जो आपको सुराख दिख रहे हैं ये हिंसा की वो निशानियां हैं जो 3 मई के बाद यहां पर अपने सबूत के तौर पर शामिल हुई हैं। जब ये ऊपर फायरिंग हुई उस वक्त आप कहाँ थे जहाँ पर वो गोली लगी? उससे 15 मिनट पहले मैं यहाँ से तकरीबन 50 मीटर दूरी पर था। तो साथ साथ आ गए ये कमांडो वगैरह जो है ये सब आ गए यहाँ। जैसे जैसे पहुँचा बस यार की तरफ से फायर हुआ। जैसे जैसे ताना तानी के बाद में आसार अपने इस जगह को छोड़ते हुए निकल गए, साथ साथ बस मस्जिद को कवर कर लिया। फिर उसके बाद में ऊपर चला, मस्जिद के ऊपर चला गया। फिर उसके बाद में यहाँ से ढाई फायर ही फायर। ये 270-80 लोग पूरा घर ही खाली करके चला गया। आज शाम से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ने लग गया। इसीलिए हमारे तरफ से हम जोर से चिल्ला कर भी बताएंगे, जितना होता है उतना मेहनत लगा के हम लोग आसाम राइफल को यहाँ रखना चाहते हैं। हर एक के दिल में ये डर है कि यहाँ कैसे रहा जाए, इसलिए कि अगर गोलीबारी बंद हो जाए तो हम यहाँ रह सकते हैं, लेकिन बम गिर रहा है, घर पर बम आ रहा है, तो बम की वजह से आदमी डर रहा है कि यहाँ पर कैसे रहे। और खेती बाड़ी जो करते हैं वो भी नुकसान हो रहा है और कमाई भी कोई हमारे यहाँ कमाई भी नहीं हो रहा है। एक सुविधा जितने भी है सब कटा हुआ है। हर एक के घर में ज़्यादा से ज़्यादा घर में अभी बम का निशानी भी है। मस्जिद के पीछे भी बम लगा है और आगे दिखाएंगे। हाँ दिखाएंगे, पीछे भी इमाम साहब दिखा रहे हैं कहाँ बम लगा। चलिए दिखाइए। ये मस्जिद के पिछली तरफ आ गए हम, पिछली दीवार पर। ये देखिए ये गोलियों के निशान है। ये देखिए यहाँ से पता लगता है कि किस तरह से हिंसा होती है। मतलब ये फायरिंग रेंज की बीच में आ जाती है। ये पहाड़ है सारे जिन पर यह माना जाता है कि ज्यादातर घर और ज्यादातर आबादी जो है कुकी समुदाय की है। और ये जो इस तरफ आ गया ये मस्जिद का एरिया आ गया और यहाँ से आगे जो है मुस्लिम आबादी है और फिर आगे सड़क तक जाकर जो हाईवे बीच में से जाता है वहां तक जो है मैताई और अन्य समुदाय रहते हैं। लेकिन ये मस्जिद क्यों फायरिंग रेंज में आती है? इसके ऊपर का एरिया जो है वो सेफ गार्ड के तौर पर बंकर के लिए इस्तेमाल हुआ और ये दीवारों पर जो गोलियों के निशान आप देख रहे हैं और ये देखिए खेतों के बीच में वहां से जैसे मोर्टार शेल मारा गया हो उस तरह की ये निशान जो बना हुआ है। जहां मैं खड़ा हूं ये ओपन स्पेस है और इस ओपन स्पेस से पहाड़ियों में अगर बंकर लगे हैं या दूरबीन से देखा जा रहा है तो यहां तक हमला किया जा सकता है, इसलिए इस साइड कोई नहीं आता है। और ये मस्जिद पर गोलियों के निशान और सेना बीच में रहती है जो लोगों को सुरक्षित रखती है। देखिए जगह जगह ये गोलियों के निशान लगे हुए हैं। ये देखिए ये तमाम ये पिछला हिस्सा है मस्जिद का जिस पर लगे और ऊपर जो उस पर छत के लिए लोहे की टीन का इस्तेमाल किया गया है उसमें भी सुराख है। ये वहां से मोटार शेल टाइप आया था जिसको ये बॉम्ब बोल रहे हैं, बॉम्ब फेंका गया था। ये यहाँ पर लगा और उसने छत जो टीन की छत डाली हुई थी कॉरिडोर की बरामदे की उसको चीरते हुए उसको तहस नहस करते हुए नीचे निकल गया। तो आप लोगों से भी हमारी इल्तिजा है कि किसी तरह मणिपुर को हमारे इलाके को पहले की तरह बस आप लोग कर दीजिए। बस यही देखिए मौसम कितना खूबसूरत है, कैसे बादल हरी भरी वादियों पर छाए हुए हैं। देखकर एक बार ऐसे मनमोहक सा दृश्य लगता है बड़ा, लेकिन इतना तनाव है अंदर, इतना बारूद है इन पहाड़ों में और इतनी नफरत है इन पहाड़ों में कि ये खूबसूरती जो है ना वादियों की वो फीकी लगती है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। ऐसा लगता है कि यहाँ तो किसी भी पल गोली आ जाएगी। हिंसा ने इस खूबसूरती को कैसे ग्रहण लगाया है ये दिखाने के लिए आज मैं इस जगह पर आया हूं। आज मैं उन इलाकों में था जहां आना जाना इतना आसान नहीं है। नौजवान बंदूकें कंधे पर लिए पहरा देते हैं, बंकर बने हुए हैं। कुकी मैती को और मैती कुकी को अपने इलाके में आने जाने नहीं देते हैं, या ये कह लीजिए कि वो आते जाते ही नहीं है। इतना डर है, इतना खौफ है। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो फिर वो जो बंदूकें होती हैं वो गरजने लगती हैं। लेकिन क्योंकि आप तक सच लाना था और मुझे खुद भी ये सच जानना था कि आखिरकार इस नफरत की वजह है क्या, इसलिए हमने वहां जाकर रिपोर्टिंग करने का ये जोखिम उठाया। तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। कहा यह गया कि नफरत की इस आंधी में चिंगारी का काम अफीम की खेती ने किया है। पहाड़ी क्षेत्रों में अफीम की खेती होती है और म्यांमार इसको पूरी हवा देता है। एक समुदाय इसमें शामिल है और इसीलिए मैती और कुकी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, क्योंकि पहाड़ों में हो रही खेती इसका
एक बड़ा कारण है जो अफीम से जुड़ी हुई है। अब इस पूरे कन्वर्सेशन को आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैंने इस मुद्दे को खंगालने के लिए कई लोगों से बात की। आज हम दूर दराज के इलाके में कुंभी के पास पहुंच गए हैं। हम कुंभी वो इलाका पड़ता है जो इम्फाल से तकरीबन 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है और पहाड़ों के बीचों बीच फंसा हुआ है। क्या इन दोनों समुदायों में ये नफरत कभी ख़त्म भी होगी, या आपको लगता है कि ये जो 3 महीने की हिंसा चल रही है इसने मणिपुर को जिस तरह से बांटा है ये जुड़ नहीं पाएगा, दोबारा जुड़ सकता है या नहीं? वो मणिपुर है, मणिपुर स्टेट का आदमी है, हम मणिपुर के रहने वाले हैं, हम इंडिया का रहने वाले, ये सोचेगा तो सब कुछ एक ही हो जाएगा। इतने सालों से इकट्ठे रह रहे हैं तो अब क्यों झगड़ा इसी बात का नहीं है, जो म्यांमार से आए हुए वो कुकी मिलिटेंट वगैरह उसका नंबर बढ़ गया है, इसी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। पहले ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं ना, फिर से वो आने पे क्या नार्को टेररिज्म, नार्कोटिक्स वगैरह उसका प्रॉब्लम भी, पॉपी प्लांटेशन वो बढ़ गया ना, तो तनाव 3 महीने पे हुआ है, लेकिन तनाव थोड़ा पहले से भी थोड़ा तनाव था, लेकिन अंदर से चल रहा था, अंदर से मणिपुर जल रहा था, लेकिन ऐसे जला नहीं था। अच्छा, ये बताइए कि ये ड्रग्स का असर, आप जो यहाँ पर लोकल मैतेई लोग रहते हैं, जो ड्रग्स कल्टीवेशन होता है पहाड़ों में, इसका असर आप पे क्या असर पड़ता है? असर पड़ता है, हमारा लड़का लोग जो सोता 15 साल से लेके 25 साल की उम्र के वो लड़कों को वो ड्रग यूजेस का प्रॉब्लम बढ़ गया है, एकदम बढ़ गया है। यह मणिपुर के बाद नहीं है, पूरा नॉर्थ ईस्ट के बाद है, इंडिया के बाद है। ये सारा का सारा जेनरेशन खराब पड़ जाएगा अगर ये जो चल रहा है ना, पिछले 10 साल तक चलेगा तो इंडिया बन जाएगा पूरा का पूरा नारकोटिक्स का कंट्री बन जाएगा मेरे ख्याल से। तो ये फोर्स और आर्मी मिलकर रोक नहीं पाते हैं इनको? फोर्स रोकने की कोशिश की, फोर्स वगैरह थोड़ा भाई हमारा जवान वगैरह भी मर गया है इसी दौरान, रोकने की कोशिश की, इसी वजह से तनाव आया। लोकल सरकार का क्या एफर्ट्स रहते हैं इसको लेकर? जला रहा है, कता रहा है, लेकिन अभी तो तनाव चल रहा है, अंदर नहीं घुस सकते ना, इसीलिए। ऐसे कितने दिन चलेगा, अंदर नहीं घुसेंगे? हम भी चाहते हैं पूरा का पूरा पॉपी प्लांटेशन पहाड़ में जल रहा है, वो जला दे, वो मिटा दे, क्योंकि ड्रग्स अच्छा नहीं है बच्चों के लिए। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ यहाँ लोकल स्तर पर हो रहा है, एक समुदाय की तरफ से हो रहा है, या इसमें बाहर का हाथ है? मेरे ख्याल से ये लोकल का नहीं दिख रहा है, एक बड़ा एक फोर्स वगैरह उसके पीछे है, ऐसे लग रहा है। पहाड़ से आए इमिग्रेंट्स who are coming here for their to stay here as a refugee. They combined with the local gundas who are doing smuggling and poppy plantations are combined together as a cartel, and after that they start mastermind and attacking the Meiteis. That is the issue. So if the India government curb narco terrorism from the root, then the war will be end. 2 वजहें इनकी बातचीत में सुनकर समझ आती हैं। पहली ये कि ये जो हिंसा है ना, इसके पीछे कहीं ना कहीं ड्रग्स और विदेशी हाथ है। म्यांमार से आए हुए जो लोग हैं, जो आतंकी प्रवृत्ति के हैं, वो अपने इस ड्रग्स के धंधे को चलाने के लिए मणिपुर की ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर ड्रग्स की खेती करने के लिए इस हिंसा को भड़का रहे हैं। इन तमाम लोकल लोगों की बात सुनकर ये समझ आता है। अब दूसरी बात क्या है कि ये हिंसा अब क्यों भड़की, क्योंकि जैसे ही उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई जो ड्रग्स की खेती करते हैं, ड्रग्स की खेती को उजाड़ा गया, उसको ख़त्म किया गया, उसके बाद ये रिटेलिएशन में ये हिंसा शुरू हो गई, और ये हिंसा उन 2 समुदायों के बीच में शुरू हुई जो बरसों से इकट्ठे रह रहे थे। यानी इनकी बातों पर गौर करें हम, तो भारत सरकार को और मणिपुर की सरकार को ये सोचना होगा कि किस तरह से हिंसा से दूर रहकर इस राज्य को ड्रग्स फ्री करना है, ताकि जो म्यांमार या दूसरे मुल्कों पर जो इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने अपने ड्रग लॉर्ड्स को, ड्रग कार्टेल्स को यहाँ पर मणिपुर की ज़मीन को एक ड्रग्स की ज़मीन बनाने का जो प्रयास शुरू किया है, यहाँ के जंगलों को ड्रग्स के जंगल में तब्दील करने का जो काम शुरू किया है, जब तक वो नहीं रुकेगा तब तक इन दोनों समुदायों के बीच की कड़वाहट कम
नहीं होगी। ये सिर्फ मणिपुर का मसला नहीं है, म्यांमार से जो ड्रग्स का कार्टेल ऑपरेट कर रहा है, जिस तरह से यहाँ के जंगलों को अपने ड्रग्स के जंगल में तब्दील करने का ख्वाब वो रखे हुए है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा खतरा है जो मणिपुर से निकलकर दिल्ली और पंजाब और जम्मू कश्मीर तक पहुंचेगा। शायद इसीलिए इन लोगों की आज ये चिंता है कि हमारी केंद्र की और राज्य की सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे, तभी हिंसा की चपेट में आए मणिपुर को, इन लोगों का अमन चैन छीन चुके मणिपुर में अमन शांति बहाल होगी और जो ड्रग कार्टेल ये सब कुछ कर रहा है, जो इनको सबसे बड़ी वजह लगता है, उसके खात्मे के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए, तभी मणिपुर शांत होगा। और मणिपुर की शांति का ये एक उस फार्मूले का हिस्सा है जो सरकार जब तलाशेगी तो उसमें कहीं ना कहीं ड्रग्स की खेती बीच में होगी। मणिपुर में अफीम की फसल को लेकर सरकार की लाइन एकदम क्लियर है। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि लोग पॉपी की फसल करें, अफीम उगाएं। पिछले कुछ सालों का डाटा भी यही कहता है कि म्यांमार से सटे पहाड़ी इलाकों में अफीम की खेती करने के मामलों में कमी आई है। राज्य सरकार की तरफ से भी वॉर अगेंस्ट ड्रग्स नाम का एक कैंपेन चलाया गया, जिसमें हजारों एकड़ फसल जो फैली हुई थी अफीम की, उसको नष्ट किया गया। लेकिन पिछले 2 सालों में ट्रेंड बदला है। म्यांमार से सटे पहाड़ी इलाकों में लोग फिर से अफीम की खेती का रुख करने लगे हैं और ये ट्रेंड बेहद खतरनाक है। तीन महीने गुजर गए, मणिपुर एक भी दिन चैन से नहीं बैठा, एक भी रात चैन से नहीं सोया। नफरत और हिंसा के जख्मों ने मणिपुर के कई इलाकों को मरघट जैसा बना दिया। सवाल है, मणिपुर में हिंसा की असली वजह क्या है? हिंसा भड़की या भड़काई गई? मणिपुर की हिंसा का पॉपी कनेक्शन क्या है? पोस्ता, खसखस, पॉपी, किसी भी नाम से बुलाइए, एक ही चीज है। अफीम और हेरोइन जैसी ड्रग्स इसी पॉपी से बनाई जाती है। मणिपुर में अफीम का हजारों करोड़ रुपए का कारोबार होता है। इसे हिंसा की बड़ी वजह बताया जा रहा है, जिसका सिरा म्यांमार से जुड़ता है। वहाँ मिलिट्री का शासन आने के बाद थोड़ी ढिलास आ गई है और नारकोटिक्स का भी बहुत बड़ी तस्करी म्यांमार की ओर से मणिपुर की ओर हुई है। इसके व्यापार से भी बहुत बड़ा अनरेस्ट हुआ है। म्यांमार में फरवरी 2021 में तख्ता पलट हुआ। सेना ने सत्ता पर कब्जा जमा लिया। इसके करीब 2 साल बाद यानी जनवरी 2023 में म्यांमार में पोस्तों की खेती पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट कहती है 2014 से 2020 तक पॉपी की खेती लगातार घटी, लेकिन 2022 में इसमें तेजी आ गई। यही धंधा मणिपुर में भी चल रहा था, जिसके खिलाफ सरकार 2017 से अभियान भी चला रही थी। लेकिन दिसंबर 2022 यानी हिंसा शुरू होने से करीब 5 महीने पहले मणिपुर सरकार ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसने पॉपी के धंधेबाजों पर कड़ी चोट की। सरकार ने 2017 से 2023 के बीच पॉपी की 18,664 एकड़ में लगी फसल नष्ट कर दी। सबसे बड़ा एक्शन हुआ कांगपोकपी में, जहां 4,397 एकड़ में लगी फसल उजाड़ी गई। इसके बाद चूराचांदपुर में 2700 एकड़ में लगी फसल तबाह कर दी गई। इन दोनों जिलों में आदिवासियों की तादाद ज्यादा है। मणिपुर में अफीम की पैदावार अच्छी होती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत भी ज्यादा मिलती है। मतलब ये कि पॉपी मोटी कमाई का सबसे आसान जरिया है। At least in the Kuki areas, ये जो सर्डन डिस्ट्रिक्ट्स है, चूराचांदपुर, सेनापति, तेमुपल और ये कसोम, सो इन दीज डिस्ट्रिक्ट्स ये सबसे पोरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स है। इनफैक्ट कुकी लोग ये ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, ये लोग तो सो दैट इज़ वाई पॉपी में वो डिपेंड कर रहे हैं। बताया जाता है कि मणिपुर में पॉपी की खेती करने वाले और म्यांमार में पॉपी उगाने वाले स्मगलिंग के लिए एक ही रूट इस्तेमाल करते थे, जो सरकार के एक्शन के बाद बंद हो गया। कुछ लोग जो ये ड्रग माफिया से, ड्रग कार्टेल से उसका वो कुछ डिविडेंड मिल रहा था, वो लोगों का अभी पाइपलाइन खत्म हो गया था, तो वो वही वेस्टेड इंटरेस्ट लोग अभी वो पब्लिक को ब्रेन उसका क्या है वॉश करके इतना इशू बना के सरकार के ऊपर में लाने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन अपना सरकार लॉर्ड कहाँ के हैं? यहाँ के ड्रग लॉर्ड हैं या कहीं बाहर के ड्रग लॉर्ड हैं जो यहाँ धंधा करते हैं?
ये सब एक मिक्सचर है, ये यहाँ का भी है, वहाँ का बाहर का भी है। इसीलिए आरोप लगाया जाता है कि मणिपुर में हिंसा के पीछे म्यांमार के पॉपी धंधेबाजों का भी हाथ है। दिल्ली का मणिपुर अलग है और मणिपुर से दिल्ली अलग। मैं एक बदहवास हो रहे प्रदेश से आपके लिए रिपोर्ट लेकर आ रहा हूं, लेकिन संसद में मणिपुर के मुद्दे पर गर्मागर्म बहस हुई। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा चल रही है। राहुल गांधी ने सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए, सवाल उठाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकारी पक्ष रखा। अमित शाह ने कहा कि तनाव है, लेकिन सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। यहाँ की डेमोग्राफी बदलने का कोई इरादा नहीं है। वायरल वीडियो के लेकर अमित शाह चिंतित भी थे और उन्होंने साफ कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज के लिए धब्बा हैं। सरकार सीरियस है, मणिपुर की समस्या को जितनी जल्दी हो सकेगा हल किया जाएगा। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने भी हिंसा फैलाई है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। राहुल गांधी और अमित शाह ने संसद में क्या क्या कहा, आपके लिए सुनना जरूरी है। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया। हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। श्री राहुल गांधी जी यहाँ से वहाँ मुलाकात करने, मैं बड़ा स्वागत करता हूँ। संवेदना है, मणिपुर की चिंता है। गए, एयरपोर्ट पर उतरे, उन्होंने कहा कि भाई हमें चूड़ाचांदपुर जाना है। ठीक है भाई, अगले दिन जाने वाले थे, पहले दिन कहा कोई बात नहीं, चाहिए आप जरूर जाना चाहिए। हमने कहा हेलीकॉप्टर से चले जाइए, कि नहीं मैं रोड से जाऊंगा। पुलिस ने रोकना पड़ा। फिर 3 घंटे तक ऑल इंडिया लाइव कराकर ये नाटक देश को दिखाया और फिर 4 बजे दूसरे दिन हेलीकॉप्टर से चले गए। भाई हेलीकॉप्टर से चले जाते तो क्या आपत्ति थी, हमने सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की थी, परंतु इस प्रकार की काम करने के लिए वहां जाना, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं गौरव जी। मणिपुर की ही नहीं, कल पूरे देश की आंख संसद पर होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर अपना भाषण देंगे। मणिपुर उनके भाषण के केंद्र में होगा, ऐसा यहां समझा जा रहा है। चूंकि मैं मणिपुर में हूं, इसलिए आज अलग अलग जगहों पर मैं था और मैंने बहुत से लोगों से बात भी की। मैंने उनसे पूछा कि आप प्रधानमंत्री से क्या सुनना चाहते हैं। उनमें से जो कुछ बोले वो कई चीजें आपके काम की भी होंगी और कुछ सरकार के भी। 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, लेकिन अब उस हिंसा और तनाव की गूंज दिल्ली में, यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली की संसद में गूंजने लगी है। प्रधानमंत्री कर पार्लियामेंट में बोलने वाले हैं, मणिपुर को लेकर बोल सकते हैं। जी जी। आप लोग क्या सुनना चाहते हैं उनके मुंह से? प्रधानमंत्री जी की मुख से ये सुनना चाहते हैं कि हमारा मणिपुर में पहले जैसा था वैसा ही रख दीजिए और जिस दोनों तरफ से आप किसी भी तरह समझौता ला करके हम लोगों को जैसा पहले था वैसा ही उसी हालत पे छोड़ दीजिए। प्राइम मिनिस्टर से ये उम्मीद करते हैं कि हमारे मणिपुर के बारे में बातचीत करें और हमारे जो पहले कुकी और मैते जिस तरह भाईचारा की तरह रहता था, इस तरह हमारे और जो हिंदू था और मुसलमान था, हर एक और जो भी जितने भी जाति था, असल में यहाँ पर हर एक आदमी भाईचारा की तरह रहता था, कोई किसी का दुश्मन नहीं था। इसी तरह हमारे देश में, हमारे इस मणिपुर में इसी तरफ लाना चाहते हैं। एक पूरब की तरफ से आता है गोली, दूसरे पश्चिम की तरफ से आता है। रात को हम बेचैन होकर भागना पड़ता है, खाने को मिलता है ना सोने को, यही हाल है हमारे। तो प्रधानमंत्री से हमारे इलाके का सभी की तरफ से एक गुजारिश कि किसी तरह हमारे मणिपुर को पहले की तरह कर दीजिए बस। एक बात बताइए आप कि आप क्या चाहते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या करे? आप चाहने से भी क्या, हम शांति चाहते हैं, मणिपुरी लोग शांति चाहते हैं, या सुख चैन से अपने अपने काम करके
ऐसे ऐसे सुख शांति से जी रहे थे, वही ज़िंदगी हमको वापस चाहिए। लेकिन अभी क्या, हम बोलने से क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या सुनता है सरकार? जो तीन महीना हो चुका है, एक भी बात नहीं बोल रहे हैं। मोदी जी हम भगवान मानते थे पहले, तो मोदी जी आ गए तो हम लड़की लोग या हम गरीब लोगों का भगवान आ गया ऐसे समझते थे। अभी क्या हो रहा है? अभी एक बात भी नहीं बोल रहे, खाली एक वायरल वीडियो देखने से बात बोलता है। पिछले जो 2 महीने में मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है, लड़कियों के साथ क्या क्या हुआ, बच्चों के साथ क्या क्या हुआ, माएँ के साथ क्या क्या हुआ, वो लड़का लोग के साथ क्या क्या हुआ, वो एक बार घूस के बाद देखने की भी कोशिश नहीं किया क्या? वो यहाँ आए मणिपुर में प्रधानमंत्री, मणिपुर में आए, मणिपुर का हाल चाल ठीक है। वो उसका इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन में तो पहले बार जो मणिपुर में उसका इलेक्शन कैंपेन किया था, तब तो मणिपुर एकदम अच्छा लग रहा था, उसको भगवान का एक जगह मान रहा था। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ अपनी इसी हालत में वो एक बात भी नहीं बोल रहे। यहाँ आके छोड़ो, वहाँ न्यूज़ में भी एक बात भी नहीं बोल रहे, तो हमको क्या अच्छा लगेगा? आप क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री क्या बोले? हो सकता है कि कल संसद में वो बोले, तो आप क्या चाहते हैं उनसे? हम चाहते हैं शांति, चाहते हैं सुख शांति रहने के लिए। वो तो अभी संसद में प्राइम मिनिस्टर है, वो कर सकते हैं, थोड़ा कर सकते हैं। हम हमारा उम्मीद उन लोगों के साथ रखते हैं ना। हम तो शांति बनाए रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शांति तो नहीं हो रहा है। जो हमारे जो तनाव अंदर चल रहा है, वो मोदी जी उठा सकते हैं ना, रिस्क चुप करवा सकता है। अभी क्या नहीं हो। आपको क्या लगता है? 1, 2, 3 चीज़ें बताइए, क्या चाहती हैं आपकी प्राइम मिनिस्टर वो करें मणिपुर के लिए? मणिपुर के लिए बॉर्डर का फेंसिंग अच्छी तरह से करें। मणिपुर एक बॉर्डर स्टेट है, वो भूल चुका है अभी। जो बॉर्डर पार करके आ रहा है, हम मणिपुर का मैतेई लोग ही इंडियन सिटीजन है, जो प्रोटेक्ट कर रहा है। जो बाहर का आदमी, बाहर का वो इन्फिल्ट्रेशन के द्वारा आया हुआ, ये सब फेस करने के लिए हम सिटीजन है क्या? हम तो इंडियन सिटीज़न होने का, भारत का नागरिक होने का आधा फर्ज निभा रहा है। तो मोदी जी अभी चुप क्यों हैं? 2 बार जो कुकी मिलिटेंट वगैरह के साथ जो शू वगैरह हुआ है, वो रुका के शू का वो ग्राउंड रूल वगैरह थोड़ा बदल के उसका जो अपना वो पावर, अपना गन गलत तरीके से वो यूज़ कर रहे हैं ना, वो बंद करवा सकते हैं वो। 2 पॉइंट। 3 को क्या, अभी जो मार गिराया, डैमेज हुआ, जब चुरचामपुर एरिया से जो भी मैतेई लोग आया है, या इम्फाल एरिया से जो यहाँ पे हो रहा है, उसको थोड़ा कंपेंसेट करके और अपने जगह पे भी वो रख सकते हैं ना, अपने जगह पे वो। हम अब किसी के घर में क्यों रहे? हम रिलीफ कैम्प में क्यों? अपने घर है। अब वक्त सिग्नेचर स्टोरी का है। चीन के बारे में कहा जाता है कि कितने ही बड़े तूफान आ जाएं, लेकिन दुनिया को पता ही नहीं चल पाता। लेकिन जो इशारे अब मिल रहे हैं, उससे चीन का सबसे शक्तिशाली पक्ष बड़ी परेशानी में है। चीन का सबसे शक्तिशाली पक्ष है क्या? उसकी एक्सपोर्ट इकोनॉमी। और एक्सपोर्ट इकोनॉमी को लगा है जोरदार झटका। ना तो निर्यात के आंकड़े काबू में हैं और ना ही रोजगार के। खतरे के ये बादल चीन पर क्यों मंडरा रहे हैं, और क्या इन बादलों को टाला जा सकता है? 8 अगस्त को चाइनीज कस्टम स्टैटिस्टिक्स ने एक रिपोर्ट रिलीज की। ये रिपोर्ट चीन के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में थी। जानते हैं, चीन की इकोनॉमी को बहुत जोर का झटका लगा है। चीन का निर्यात बीते महीने 1 साल पहले की तुलना में 14.5% गिर गया। ये फरवरी 2020 के बाद से चीन के एक्सपोर्ट में सबसे बड़ी गिरावट है। 2022 के जून की तुलना में इस जून में भी चीन का निर्यात 12.4% घटा था। अब इतनी तेजी से चीन का निर्यात गिरना शी जिनपिंग और उनकी सरकार के लिए बड़े खतरे का संकेत है, क्योंकि इससे चीन में भारी मंदी आ सकती है। चाइना स्वयं जिम्मेवार है आज अगर उसकी ये आर्थिक हालत हो गई है, तो उसके लिए चाइना की जो सरकार है, उसने बड़े बड़े बिजनेसेस के बीच में दखलंदाजी शुरू करी। फाइनेंशियल सेक्टर जिसकी वजह से क्राइसिस में आया, वहां के बड़े बिजनेसमैन जिसमें जैक मा, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिना जाते थे, वो गायब हो गए। उसके बाद उनकी कंपनी का आईपीओ रोक दिया गया। जितने भी बड़ी कंपनीज थी चाइना की, उन सब में चाइनीज सरकार की दखलंदाजी की वजह से वो कंपनीज अपना बिजनेस आगे नहीं बढ़ा पाई। चीन की इकोनॉमी से जुड़ी एक मोटी बात तो समझ आ रही है, और वो ये कि चीन में लोग सामान पर कम पैसा खर्च कर रहे हैं, जिससे मांग तेजी से घटी है। 2021 से कंज्यूमर प्राइस और प्रोडक्शन प्राइस दोनों कम होने लगे। अर्थशास्त्र में ये सब संकेत डिफ्लेशन की ओर इशारा करते हैं। चाइना प्राइमरीली
एक एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी रही है। एक्सपोर्ट के सहारे चाइना का गुजारा चलता है, चाइना की फैक्ट्री चलती है, वहां के लोगों को रोजगार मिलता है और वहां पर समृद्धि आई है। आज जब दुनिया में उसके सामान की डिमांड गिर रही है और भारत जैसे देश जो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको धीरे धीरे अब चाइनीज सामान की या तो जरूरत नहीं है या डिमांड नहीं है, या उसका सामान अब बहुत महंगा हो चुका है। जिस सस्ते सामान की चाइना में बात की जाती थी, आज वो उतना सस्ता भी नहीं रहा है। इस कारण से चाइना के बिजनेसेस में असर दिखाई दे रहा है। चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है। जाहिर है जिन मुल्कों से चीन मोटा व्यापार करता है, चीन में आई मंदी उन पर भी असर डालेगी। कोरोना वायरस ने जिस तरह चीन की सप्लाई चेन को डिस्टर्ब किया, उससे अभी तक चीन उबर नहीं पाया था। हालांकि जिनपिंग की सरकार दुनिया को ये मैसेज देना चाहती है कि चीन में सब कुछ ओके है, लेकिन चीन के ही आंकड़े जिनपिंग की चाल को एक्सपोज कर रहे हैं। कोविड के दौरान जो दुनिया भर ने डीकपलिंग या चाइना +1 पॉलिसी अपनाई, ये पॉलिसी अलग अलग देशों ने और बड़े बड़े निवेशकों और कंपनियों ने अपनाई, जिससे वो चाइना से अपनी निवेश या अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी फैक्ट्री हटाकर कहीं और ले जाना चाहते हैं, जिसका लाभ भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश जैसे देशों को मिला है। भारत उसमें इस समय अव्वल नंबर पर है और चाइना का ये किया धरा खुद का है। इकोनॉमी के बाद डिफेंस फील्ड में भी चीन से एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, जिस पर पूरी दुनिया का ध्यान लग गया है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की रॉकेट फोर्स में बड़ा बदलाव हुआ है। ली युचाओ की जगह वांग ह्यूबिन को पीएलए की रॉकेट फोर्स का नया कमांडर बनाया गया है और लियो गुआनबिंग की जगह सु शिशिंग को पॉलिटिकल कमिश्नर बनाया गया है। बीते 10 सालों में पीएलए में अचानक इतनी बड़ी नियुक्ति नहीं हुई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन की रॉकेट फोर्स के पास ही बैलिस्टिक मिसाइल और एटम बम का विनाशक भंडार है। वांग नेवी बैकग्राउंड से आते हैं और शिशिंग एयरफोर्स से जुड़े रहे, इसलिए दोनों को रॉकेट फोर्स में टॉप रैंक देना किसी को समझ नहीं आ रहा। वैसे यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, रॉकेट फोर्स की कमान जिन लोगों से छीनी गई वो कई हफ्तों से कहीं दिखे नहीं। ये दोनों कहाँ हैं, किस हाल में, ये एक रहस्य है। रॉकेट फोर्स के 2 बड़े अधिकारियों का बदली हो जाना और उसके ऊपर अटकलें लगना कोई विशेष बात नहीं है। पीएलए के अंदर पहले भी कई सारे सीनियर अधिकारियों को करप्शन के चलते हटाया गया और ये भी याद रहे कि शी जिनपिंग जब इक्तदार में आए थे तब पीएलए का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था और उसका कारण ही ये था कि पीएलए के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से करप्शन फैल चुका था। चीन में 2015 में मिलिट्री रिफॉर्म्स हुए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि पीएलए की 2nd आर्टिलरी फोर्स को पीएलए रॉकेट फोर्स में अपग्रेड कर दिया गया। यही रॉकेट फोर्स चीन के एलिट फोर्स है और ये एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है। रॉकेट फोर्स के नीचे 40 कॉम्बैट मिसाइल ब्रिगेड, यानी चीन की सेना की जान रॉकेट फोर्स है। और इस फोर्स में इतनी बड़ी तब्दीली का सीधा मतलब है कि चीन में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। आपने कई बार देखा सुना होगा कि एक नेता के या अफसर के यहां छापा पड़ा और करोड़ों रुपए की काली कमाई पकड़ी गई। आज एक छापे की खबर हम आपको देंगे, जो छापा जरा अलग है। ये छापा किसी अफसर या नेता के घर नहीं पड़ा, बल्कि क्लास 3 कर्मचारी के घर पड़ा, जिसकी तनख्वाह थी 45,000 रुपए महीना, लेकिन प्रॉपर्टी निकली 19 करोड़ रुपए की। इसीलिए मध्य प्रदेश गजब है। डाइनिंग एरिया शानदार, कटलरी का कलेक्शन ऐसा कि आंखें चौधियां जाए। फर्श से लेकर छत तक शानदार सजावट। जो कमी रह गई वो कमरे से उठती शानदार सीढ़ी ने पूरी कर दी। इस 5 स्टार टाइप मकान के मालिक हैं अशफाक अली। मध्य प्रदेश के हेल्थ डिपार्टमेंट में स्टोर कीपर थे। 2 साल पहले राजगढ़ से रिटायर हुए हैं, लेकिन थैले आज भी नोट उगलते हैं। वो भी इतने कि गिनने के लिए मशीन लगानी पड़ती है। रिटायर होने के बाद अशफाक ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन काली दौलत चुगली खाने लगी। लोकायुक्त टीम को आमदनी से ज्यादा संपत्ति जोड़ने की शिकायत मिली।
इसके बाद उनके भोपाल और विदिशा वाले ठिकानों पर एक साथ छापा मारा गया। टीम ने जहां हाथ लगाया वहीं से दौलत टपकने लगी। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत पर अपराध दर्ज किया गया है लोकायुक्त पुलिस में, और उनकी संपत्ति के बारे में जो भी चल संपत्ति है उसकी जानकारी के लिए पुलिस एक पार्टी भोपाल में उनके मकान पर सर्च कर रही है और एक मेरे साथ एक पार्टी आई थी। अभी जो भी यहाँ उनकी अचल संपत्तियाँ हैं उनके बारे में जानकारी संबंधित विभागों से, तहसील से और रजिस्ट्री ऑफिस से प्राप्त कर रहे हैं। भोपाल में एयरपोर्ट रोड पे ग्रीन वैली में उनका मकान है, वहाँ पे सर। पता चला कि अशफाक ने बेटे, बेटी और बीवी के नाम पर 16 प्रॉपर्टी खरीदी। इनमें भोपाल में 2 और विदिशा में 4 मकान शामिल हैं। 14,000 स्क्वायर फीट के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी पता चला। भोपाल वाले घर से 45 लाख के गहने और 21 लाख रुपए नकद बरामद हुए। जेवरात, प्रॉपर्टी के कागजात और नोटों का हिसाब लगा तो 45,000 रुपए की सैलरी वाले अशफाक अली 19 करोड़ की दौलत के मालिक निकले। अब ये कांटा 19 करोड़ पर ही अटकता है या फिर आगे बढ़ता है? जांच पूरी हो जाए तो इसका भी हिसाब किताब पता चल जाएगा। अब आपके कमेंट्स का वक्त हो गया है। आज नॉर्थ ईस्ट के कई लोगों ने कमेंट किया है, उनको पब्लिक इंटरेस्ट शो और ग्राउंड रिपोर्ट अच्छी लग रही है। जल्दी से एक नजर कमेंट्स पर डाल लेते हैं। 8 अगस्त के पब्लिक इंटरेस्ट शो में मणिपुर की स्पॉट से रिपोर्ट को लोगों ने सराहा। गायत्री राजकुमारी लिखती हैं, ग्राउंड रिपोर्ट शेयर करने के लिए एबीपी न्यूज का धन्यवाद। नॉर्थ ईस्ट से रंजना का भी मैसेज आया। उन्होंने कहा, थैंक यू इस तरह के रियल क्वेश्चन पूछने के लिए और सच सामने लाने की कोशिश करने के लिए। लॉन्ग लिव मणिपुर, लॉन्ग लिव मैरा पाइवी। वाराणसी वाली ग्रीन आर्मी स्टोरी पर भी कमेंट्स आए। कल्पेश लिखते हैं, वेरी गुड ग्रीन आर्मी। अवधेश ने सुझाव दिया है। वो कहते हैं, पटियाल जी आप सही तरीके से शो पेश कर रहे हैं। एक सुझाव है, एक सेगमेंट ऐसा होना चाहिए जो आज के सोशल मीडिया के जरिए होने वाली धोखाधड़ी से जनता को आगाह कर सके। कल शो में ग्रीन आर्मी वाली पॉजिटिव स्टोरी देखकर अच्छा लगा। वक्त पॉजिटिव स्टोरी का है। बंटवारे की कीमत क्या होती है, इसकी मिसाल श्री करतारपुर साहिब में देखने को मिली। अंग्रेजों से आजादी और बंटवारे के 75 साल बाद एक भाई बहन मिल सके। इस बीच देश, मजहब, वक्त सब कुछ बदल चुका था। आंखों में आंसू, गला रूंधा हुआ। बचपन में बिछड़े भाई बहन उम्र के इस पड़ाव पर मिले तो दिल में जज्बात का ज्वार आंसुओं की शक्ल में बह निकला। रविवार की शाम पाकिस्तान के शेखपुरा में रह रही सकीना और लुधियाना के जस्सोवाल में रहने वाले गुरमेल सिंह के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई। भारत पाकिस्तान के बीच बने 4 किलोमीटर लंबे श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर ने भाई बहन के बीच 75 सालों की दूरी मिटा दी। इस दौरान सकीना के बेटे और बेटियां भी मौजूद रहे, जिन्होंने कभी न भूलने वाले पल को कैमरे में कैद किया। वहीं सकीना ने गुरमेल सिंह के हाथ पर राखी बांधी, एक अंगूठी और घड़ी दी, जिसे देख गुरमेल सिंह की आंखें भर आई। लकड़ी बदी आ गुच्छी दी, आ घड़ी दी। हाँ। मुलाकात में पाकिस्तान के एक यूट्यूबर की बड़ी भूमिका बताई जा रही है, जिन्होंने पूरी कहानी पर एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाला, जिसके बाद ही भाई बहन की पहचान हुई। अपना वीडियो अच्छी तरह दिखलाया, फिर भी नहीं यकीन आया। पाकिस्तान के प्रेस रिपोर्टर नसीर टिल्लो वो जब वीडियो में आए सामने, फिर उन्होंने जिक्र करा, इनसे मुलाकात करी वीडियो में। हमें ये नहीं चाहते कि ये दुनिया में रहे चाहे ना रहे, एक चक्कर में जरूर लगाऊंगी कि ताकि वो रिश्ता हमारा बना रहे। देश के बंटवारे के वक्त बिछड़े भाई बहन की मुलाकात से पूरा परिवार बेहद खुश है। अब गुरमेल सिंह का परिवार पाकिस्तान जाकर अपनी बहन के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता है।